नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 हिंदी का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नादान दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर, नादान दोस्त। केशव के घर कारनेस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कारनेस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बापू जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यहाँ पर बताया है कि चिड़िया का घोंसला रहता है, उस घोंसले में क्या होता है, जो चिड़िया है वो दोनों बैठे रहती। क्यों बैठे रहती? क्योंकि जो चिड़िया होती है वह क्या है, बच्चे देने वाली होती है। तो जो चिड़िया वगैरह होती है वो क्या सबसे पहले अंडे देती है, फिर अंडे में से उनके बच्चे निकलते, चूजे निकलते हैं। तो उनको देखकर दोनों बच्चों को अपनी की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। बस वो इसी उसमें लगे रहते थे कि बच्चे का वो मतलब अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, किस तरह से बच्चे बाहर आएंगे। तो ये सब प्रश्न उनके दिमाग में उठते थे, परंतु उन प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मम्मी अपने कामों में लगी रहती थी और पिताजी अपने कामों में लगे रहते थे। तो ये सवाल उनके दिमाग में और ज्यादा चलते रहते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब व्याकुल। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर क्या है, उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई और उनको लगा कि अब क्या है, अंडों में से क्या है, बच्चे निकल आए होंगे। और वो लोग क्या करते हैं, वहां पर देखने के लिए चले जाते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। मतलब यही सोच सोच कर दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कारनेस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। और उन्होंने सोचा कि कारनेस पे हम इनके लिए ऐसा करते, थोड़ा सा दाना रखाते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारी प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी चाहिए। पास की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों ने सोचा कि इसके लिए हम क्या करते हैं, छाया कर दें और प्याले में पानी और चावल रख दें। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, मतलब छाया करने के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक किसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा ने से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत बताना या मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोशिश या सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। मतलब कोशिश करूंगा, तरीका निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने
उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, और उन्होंने क्या किया, वहां पर उसको छाया कर दिए चिड़िया के अंडों को। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी कि सब कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। जैसे उनकी माँ सोई और उन्होंने क्या है उनको चकमा देकर और वहां पर अंडों के पास पहुंच गए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और ऐसे क्या है, जैसे आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कई बार, ऐसे ही दोनों बच्चे क्या है करने लग गए, मतलब उसके घोंसलों में जो अंडे थे उनकी को बचाने लग गए। वरना उतर का बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, क्योंकि वो स्टूल हिल रहा था और हिलने के कारण क्या है उसके हाथ ढीले पड़ जाते कि ऐसा नहीं कि हम गिर जाएं। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई, और जैसे ही केशव ने क्या है कार्निस पर हाथ रखा तो जो चिड़िया थी वो क्या है डर के उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो बड़े भाई बहन होते हैं उनकी वजह से यदि छोटे भाई बहन गिर जाते हैं तो बड़े भाई बहनों को क्या होता है ज्यादा डांट पड़ती है। कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। और ऐसा कह के वो वहां से निकल जाते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी, मतलब जहां से उठाई थी वहां पर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब फूट नहीं जाता सिर तो 4 टुकड़े नहीं हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाती हुई कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे।
अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। उसको लग रहा था कि मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए तो ऐसा ना हो कि ये माँ से क्या है पूरी बात बता दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। मतलब श्यामा किस कारण से चुप थी इस बात को हम कह नहीं सकते कि किस कारण से वो चुप थी, या तो उसके साथ साथ दे रही थी इस वजह से, या वो फैसला नहीं ले पा रही थी इस वजह से। माँ ने दोनों को डांट टपक कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। मतलब उस समय पंखा ऐसे वाले नहीं होते थे बिजली वाले, तो हाथ से ही झुलाने लगी। अभी सिर्फ 2 बच्चे थे बाहर, 2 बजे थे बाहर, तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब ऐसा करने के बाद उनकी जो चिंता थी वो मिट गई और दोनों बच्चे क्या है आराम से सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्या होता है, जो चिड़ियों के किसी के भी अंडे होते हैं, यदि उनको कोई टच कर लेता है तो वो क्या करते हैं, उन अंडों को फेंक देते हैं। तो यहाँ पर भी जो चिड़िया है उस चिड़िया ने भी क्या किया, अपने अंडों को गिरा दिया है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो टूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है कि अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है? वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां जा, वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब पालती पोसती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा कि काश में उन अंडों को नहीं छूता तो कम से कम उसके बच्चे निकल आते हो। तो वो पछताता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। मतलब उसने तो उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको अच्छे से रखना चाहा, परंतु क्या है, अनजाने में उनसे क्या हो गई, नादानी में उनसे उनका विनाश हो गया। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। मतलब उसे याद आता था कि मैंने 3 जाने ले ली, 3 बच्चे होते, मैंने उन तीनों को मार दिया। तो यह सोच सोच के वह रोने लगता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी और उस दिन से कभी भी क्या है कि सबको वो चिड़िया वहां पर दोबारा से नहीं मिली। इस पाठ को लिखने वाले हैं, कहानी को लिखने वाले हैं प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद जी की कहानी वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, वो कहानियों के सम्राट माने जाते हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। कहानी से अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो हमें बताना है, सबसे पहला प्रश्न है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? तो बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। मतलब जो बचपन होता है उसमें जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा होती, क्योंकि नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है, तो जिज्ञासाएं ज्यादा होती हैं। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे, उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी।
उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उसका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही होते हैं और वो क्या है, एक दूसरे को इसी प्रकार से क्वेश्चन कर करके एक दूसरे को देख देख कर तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके मम्मी पापा उनको कोई आंसर नहीं देते थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया और प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया, ताकि वो निकले तो उनको इधर उधर घूमना न पड़े, भूखे ना रहना पड़े। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि चूने से क्या है, अंडे खराब हो जाते हैं और चिड़िया उनको नहीं पालती पोसती। पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में तो वे दोनों उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई, मतलब रक्षक ही क्या है, भक्षक बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब है कहानी से आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, मतलब दाना। गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्य तक कोई जानवर ना पहुंचे। मैं इसका प्रयास करता हूं। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते, क्योंकि चिड़िया उड़कर आती और उनको खा जाती और ऊपर भी ले जाती। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इस क्या शीर्षक देना चाहोगे? मतलब प्रेमचंद ने तो अपनी समझ के अनुसार इसको नादान दोस्त नाम रख के छोड़ दिया। अब इसकी जगह यदि हम दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे तो हम क्या दे सकते हैं? तो हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक दे सकते हैं, जैसे रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी आदि हम शीर्षक दे सकते हैं। अगला है अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए भी उनकी माँ डांट सुननी पड़ती, इसलिए वो क्या है, चुपके से ही निकलते और उन अंडों की रक्षा करते। अगला है पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया कहाँ वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो चिड़ियों के सारे अंडे टूट गए, इसलिए दोनों वहाँ से चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी जहाँ पर क्या है इस प्रकार के नादान बच्चे ना हो, उनके बच्चों को हानि ना पहुंचा सके। वहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे भी दिए होंगे जहाँ सुरक्षित स्थान होगा वहाँ पर। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे।
मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता होगा, और यहाँ से वहाँ क्यों ले जाती है, इसको एक जगह क्यों नहीं रखती है, इनका खुद का घर नहीं होता क्या। भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पर 3 जो पुरुषवाचक होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है, अन्य इसलिए नाम दिया गया प्रथम पुरुष को क्योंकि मैं क्या है उत्तम पुरुष, तू तुम ये क्या है मध्यम पुरुष, और वह बे ये क्या है अन्य पुरुष। क्योंकि हम दोनों जब बात करेंगे तो किसी तीसरे के बारे में करेंगे, किसी अन्य के बारे में करेंगे, इसलिए प्रथम पुरुष का नाम पड़ गया अन्य पुरुष। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे श्याम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास जाकर आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, गुणवाचक विशेषण लिखना है। जैसे हमने लिखा आयुष एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदारी उसका क्या हो गया, गुण हो गया। आसमान का रंग नीला है, तो नीला क्या हो गया, गुण हो गया, तो गुणवाचक विशेषण हो गया क्योंकि नीला क्या है उसकी विशेषता को बता रहा है। रीना मोटी है, तो मोटी क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। सेब मीठा है, तो मीठा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसको गुण को बता रहे हैं और विशेषता बतलाने के कारण विशेषण हो गया। अगला है केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। कर्व वाले शब्दों से क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। मतलब जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं हम उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये कैसे पता चलता है, जो क्रिया से पहले जो शब्द आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई, तो झुंझलाकर यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया क्योंकि क्रिया क्या है, चली गई। ऐसे ही माँ खाना बनाकर चली गई। अब यहाँ पर चले जाने की क्रिया जो है वो कौन बता रहा है, बनाकर, तो यहाँ पे बनाकर क्रिया विशेषण हो गया। दुर्घटना की खबर सुन वह घबरा कर उठा, तो घबरा कर क्रिया विशेषण। अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा, तो टिकाकर यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण। राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी, तो गिड़गिड़ाकर क्या होगी यहाँ पर, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला
कहिए क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो क्रिया विराम चिन्ह होते हैं उन विराम चिन्हों को यहाँ पर लगाना है। तो कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगेगा वो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। दिया के बाद पूर्ण विराम लग जाएगा, एक डंडा खिंच जाएगा, उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। फिर 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। फिर पंडित जी ने बुलाया तो कॉमा लग जाएगा, और फिर द्योतधरण चिन्ह लग जाएगा खोमचे वाले में, और फिर विस्मयादि बोधक वाले के बाद फिर द्योतधरण चिन्ह बंद हो जाएगा। फिर खोमचे वाला कहिए, कहिए के बाद कॉमा, और कहिए से पहले द्योतधरण चिन्ह। क्या कहूं के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। भूख लग आई ना, पूर्ण विराम। फिर अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, कॉमा, हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम। फिर मोटे राम, फिर डैश लगेगा, फिर हम लगाएंगे द्योतधरण चिन्ह। अबे क्या कहता है, तो फिर यहाँ पे अबे से पहले हम क्या करेंगे, द्योतधरण चिन्ह लगा के अबे के बाद कॉमा, फिर क्या कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया गया है। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, अब कम है के बाद पूर्ण विराम लग जाएगा। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे, पूर्ण विराम लग जाएगा। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे, दे दे के बाद पूर्ण विराम। देखें तो फिर लग जाएगा तो के बाद कॉमा, वहां क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम। फिर मुझे भय होता है, फिर पूर्ण विराम लगा के, और द्योतधरण चिन्ह हमने जो स्टार्ट किया था उसको हम बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके विराम चिन्ह हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।